नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस किसी भी वस्तु को, किसी भी बात को हम जिस नाम से पहचानते हैं वही संज्ञा है, वही संज्ञा है। और संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञाओं के भी दो भेद होते हैं, एक तो होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। आज हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक से संबंधित कुछ बातें जो कल पिछली कक्षा में छूट गई थी उसको देख लेते हैं। उसके बाद अगली कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जब हमने संज्ञा के भेद पढ़े तो उसमें देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा देखा था जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा एक और भी देखा था भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमने संज्ञा के तीन भेद देखे थे। तो इसमें कुछ बातें जो विशेष थी, छूट गई थी, उसको हम आज देख लेते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं और कुछ जातिवाचक संज्ञाएं भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। तो उस बात को आज हम देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को किसी तुलनात्मक रूप से तुलना करने के लिए यदि प्रयुक्त की जाए, बहुवचन में यदि उसको प्रयुक्त किया जाए, तो वह जातिवाचक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? जातिवाचक में। अब बात मैं बोला आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो जब आप इसे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मतलब मैंने कहा कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना करने के लिए किसी और के साथ तुलना की जाती है, जैसे आज के समय में विभीषणों की कोई कमी नहीं है, विभीषणों की कोई कमी नहीं है। यहां मैंने एक शब्द लिखा विभीषण। विभीषण रावण का भाई था, नाम है किसी व्यक्ति का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन एक तो ये बहुवचन में आई है और एक ये तुलना के रूप में आई है, तुलना करने के लिए कि आजकल भी, क्योंकि विभीषण किसी एक गुण के लिए रूढ़ हो गया है। एक गुण के लिए विभीषण का मतलब घर का भेदी माना जाता है, क्योंकि राम को रावण का जो भेद था वो रावण के ही भाई विभीषण ने ही बताया था कि इसकी मौत कैसे होगी। इसीलिए विभीषण नाम किसी एक गुण के लिए, किसी एक बात के लिए रूढ़ हो गया है। कैसे? कि जो घर का भेदी होता है उसको विभीषण माना जाता है। तो इसमें बात लिखी गई आज के समय में विभीषणों की कोई कमी नहीं है। तो विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी अब किसके रूप में प्रयुक्त की जा रही है? जातिवाचक के रूप में। किसके रूप में? जातिवाचक के रूप में। तो नियम यह है कि तुलना करते समय यदि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त की जाए, बहुवचन में, किसमें? बहुवचन में प्रयुक्त की जाए, तो वह जातिवाचक हो जाती है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे भारत में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। भारत में भामाशाहों की कोई कमी नहीं। यहां मैंने शब्द लिखा भामाशाह। भामाशाह एक भामाशाह जिसने महाराणा प्रताप को अपना सारा धन, सर्वस्व सौंप दिया था, वह एक व्यक्ति था। लेकिन आजकल भामाशाह शब्द रूढ़ हो गया है, जो दान देता है, जो दान देता है उसके लिए भामाशाह शब्द रूढ़ हो गया है। तो इसीलिए भामाशाह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी जब बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है तो वह जातिवाचक हो जाती है। किसमें हो जाती है? जातिवाचक में हो जाती है। तो ये बात तो थी जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाए। और एक बात होती है जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। वो कैसे प्रयुक्त की जाती है? जब कोई एक विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसके साथ यदि कोई जातिवाचक सम या सरनेम लगता है, जो उसके पीछे उपनाम लगता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, वह उस व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है। जैसे जातिवाचक में हम देखते हैं जो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त की जाती है,
जातिवाचक, जैसे आप नाम देखते हैं, हाँ मैं यहां लिख देता हूं, हाँ चलो लिख देता हूं, अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी है। अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी है। अब तो पता नहीं कहाँ होंगे अन्ना हजारे, आए थे बीच में, बहुत बड़ा आंदोलन किया था, और उसी आंदोलन का परिणाम आप अरविंद केजरीवाल के रूप में देखते हैं, जो वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री है। तो अन्ना हजारे ने अनशन करके, धरना प्रदर्शन करके, गांधीवादी नीतियों पे चलते हुए कुछ गलत बातों का विरोध किया था। तो अन्ना हजारे वर्तमान के गांधी हैं। अब गांधी एक जाति है, लेकिन यहाँ हम उस जाति से संबंधित संबंध नहीं ले रहे हैं। यहाँ इस गांधी का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? महात्मा गांधी से। किससे समझ रहे हैं? महात्मा गांधी से। तो ये बातें, इस गांधी, ये गांधी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा थी, इसके बावजूद भी किसके लिए रूढ़ हो गया है? महात्मा गांधी के लिए। जब हम नेहरू नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू नाम आता है। उसी प्रकार हम और भी कई, शास्त्री जी, शास्त्री नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, लाल बहादुर शास्त्री। कोहली, कोहली नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, विराट कोहली। सहवाग नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वीरेंद्र सहवाग। तो कुछ बातें होती है ऐसी, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। ये सिर्फ जब हम किसी वाक्य के रूप में प्रयुक्त करें तो उसी समय पहचान की जाती है कि ये तुलना हो रही है। जब तुलना होती है तो तुलना करते समय यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त की जाए तो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक में गिनी जाती है। और यदि दूसरी बात, यदि कुछ तुलना करते समय जातिवाचक संज्ञाओं को भी व्यक्तिवाचक में गिना जाता है, ये उनके लिए विशेष रूप से रूढ़ हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है और यहाँ पे व्यक्ति है वो गुण विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। तो ये थी कुछ बातें जो संज्ञा में पिछले कक्षा में छूट गई थी। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं सर्वनाम के लिए। सर्वनाम आप समझते ही होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, सर्वधन नाम। सर्वधन नाम, सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। तो ये सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी, और नाम का मतलब होता है नामों के लिए, सभी नामों के लिए। और पिछली कक्षा में आपने देखा था, नाम किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं। किसको कहते हैं? संज्ञा को। मतलब सभी संज्ञाओं के लिए, सभी संज्ञाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है, वही सर्वनाम कहलाता है। हम एक परिभाषा के रूप में ये भी इसको लिखें तो हम लिखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा इस बात को समझ लेते हैं कि कैसे। जैसे मैं कोई एक बात लिखूं, श्याम 11वीं कक्षा में पढ़ता है। 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह बहुत ही होशियार विद्यार्थी है। मैंने यह बात लिखी, दो वाक्य लिखे। श्याम 11वीं कक्षा में पढ़ता है और वह बहुत ही होशियार विद्यार्थी। वह कौन? श्याम। वह कौन?
श्याम। मतलब हमने जब दोबारा वाक्य को लिखा तो दोबारा मैंने श्याम दोबारा न लिखते हुए मैंने क्या लिखा, वह। मतलब श्याम 11वीं कक्षा में पढ़ता है, श्याम बहुत ही होशियार विद्यार्थी है, मैंने श्याम की जगह क्या लिख दिया, वह। तो इस संज्ञा, जो श्याम संज्ञा शब्द था, उसके स्थान पर जो वह शब्द प्रयुक्त हुआ है वह क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब हिंदी में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं, 11। अब सर्वनाम तो आप समझ चुके होंगे, जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब हिंदी भाषा में मूलतः 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं। ये मैं सर्वनामों की संख्या बता रहा हूं, सर्वनाम की भेद नहीं बता रहा हूं। सर्वनाम की संख्या बता रहा हूं, सर्वनाम की भेद नहीं बता रहा हूं। ये 11 कौन कौन से सर्वनाम है, एक है मैं, तू, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 सर्वनाम और है, यह और वह। यह और वह। अब पूरे 11 हो गए होंगे, मैं, तू, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह और वह। ये 11 मूल सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है, 11 मूल सर्वनाम होते हैं हिंदी भाषा में। और जैसा कि आप जानते हैं, सर्वनाम एक विकारी शब्द है, और विकारी शब्द काल, लिंग, वचन और पुरुष के प्रभाव से या इनके कारण इनमें कुछ परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, और उसी कारण हम इस मैं की जगह हम लिखते हैं मुझको, मेरा, मुझसे, ये लिखते हैं, और तू की जगह तेरा, तुमको, तुझसे, आप, ये लिखते हैं। और ये आप जो निजवाचक सर्वनाम में आता है, जब सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा देख लेंगे। तो ये मूलतः 11 सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन विकार रूप में इनके बहुत सारे रूप प्रचलित हैं वर्तमान समय में। तो 11 कौन कौन से, इनका एक बार विशेष ध्यान रखेंगे आप। ये मूल सर्वनाम यही है 11, और इसके बाद बाकी जो सर्वनाम भी आप देखते हैं, बहुत सारे सर्वनाम देखेंगे आप, करीबन 30-40 के समथिंग हम देखते हैं, तो वो सारे के सारे इसी के विकारी रूप हैं। अब हम देख लेते हैं हिंदी में सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, जो प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से हैं, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। इसके अलावा दूसरा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। 6वां हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बात जब पूछी जाए हिंदी भाषा में मूलतः सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम तो 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, जो पूछा जाए तो कितने प्रकार के होते हैं,
6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम के भेद जब हम देखते हैं तो वह 6 भेद हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब ये 11 कहाँ कहाँ आते हैं वो देख लेते हैं। इसको एक बार, उत्तम पुरुष में आता है मैं, उत्तम पुरुष में आता है मैं, और तू ये मध्यम पुरुष में, और आप, सॉरी इसमें यह और वह, यह और वह अन्य पुरुष में आते हैं। निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में भी आते हैं यह और वह। यह और वह यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, विस्तार से भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अनिश्चयवाचक में आता है कोई और कुछ, और संबंधवाचक में आता है जो, सो, और प्रश्नवाचक में आता है कौन, क्या, कौन और क्या। तो ये 11 सर्वनाम 6 भेदों में कहाँ कहाँ आते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जब इनके वापस भेद विस्तार से पढ़ते हैं, एक बार बोर्ड को आप उतार लीजिएगा, कुछ बातें हैं जो, उसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद विस्तार से। हाँ, तो अभी हमने देखा था सर्वनाम के भेद। अब सबसे पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 प्रकार के देखे थे। पहला देखा उत्तम पुरुष, दूसरा देखा मध्यम पुरुष, और तीसरा देखा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले तो हम ये पुरुष क्या है इसको समझ लेते हैं। पुरुष क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हम पुरुष की बात करते हैं, पुरुष का मतलब होता है जो किसी बात को या तो कहता है, मतलब वक्ता, या किसी बात को सुनता है, या फिर किसी बात में वह अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है लेकिन वक्ता उसके बारे में कुछ बात कर रहा है, वक्ता उसके बारे में कुछ बात करे तो वह पुरुष कहलाता है। तो ये उत्तम पुरुष होता है वो वक्ता होता है, वक्ता का मतलब जो बात कहने वाला। मध्यम पुरुष होता है जो सामने बैठा होता है, सुनता है बात को, श्रोता। और अन्य पुरुष के अंदर जो वहां पर अनुपस्थित होता है, वहां पर जो बात हो रही है उस समय क्या होता है, अनुपस्थित होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, वक्ता, आप सुन रहे हैं, तो क्या हो गए, श्रोता, तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे। लेकिन जब मैं बात करूं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, जो यहां पर उपस्थित नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वह अनुपस्थित है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है। इसकी कुछ बातें ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट, तू सेकंड, और वह थर्ड, वह थर्ड। मतलब मैं फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब उत्तम पुरुष, तू सेकंड, सेकंड का मतलब श्रोता जो मध्यम पुरुष, और वह थर्ड, वह अन्य पुरुष। ठीक है ना, थर्ड तीसरे नंबर पे। तो इनमें कौन कौन से सर्वनाम है वो हम देख लेते हैं। मैं, और इसका है तू, और इसका है वह या यह। ये तो थे मूल सर्वनाम के अंदर, जो 11 सर्वनाम थे उसमें से हमने देखे। इसके अलावा मैं का हो सकता है, विकार में हम, मुझे, मुझको। तू का सम्मानित रूप हम लिखें तो आप लिखते हैं, तुमको भी लिख सकते हैं, आपको भी लिख सकते हैं। यह वह को हम ये और वे भी लिख सकते हैं। ये सर्वनाम के, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ये किस प्रकार से। जैसे उदाहरण मैं लिखवा के बता देता हूं आपको। मैं का प्रयोग करते हुए, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं।
यहाँ पे जो मैं प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष सर्वनाम है। और दूसरी बात, एग्जाम्पल से आप देख लें, आप पढ़ रहे हैं, आप पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम का आप मध्यम पुरुष है। यहां पे आपकी जगह यदि आ जाए तू लिख रहा है, तू लिख रहा है, तू लिख रहा है, ये भी तू किसके अंदर आ रहा है? मध्यम पुरुष का, पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष भाग है, अभेद है। और वह नाच रही है, वह नाच रही है। अब ये वह जो आया सर्वनाम, ये किसी विशेष लड़के के लिए आ रहा है, और वह नाच रही है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष है जो अनुपस्थित है, यहां पर नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब आपको आसानी से समझ में आ गई होगी बातें, और एग्जाम्पल और उदाहरण लिखवाने की जरूरत शायद नहीं होगी। मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं मेरी बात कर रहा हूं वक्ता के तौर पर, जब वक्ता कोई बात करता है अपने संबंध में, तो वह होता है उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम, मुझे, मुझको, मतलब जो स्वयं के बारे में बातें होती है वह उत्तम पुरुष होती है। दूसरी, मध्यम पुरुष, दूसरा जो सामने वाला होता है वह हमेशा मध्यम पुरुष होता है श्रोता के रूप में। तू, आप, तुमको और आपको, जो मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो सामने बैठा है श्रोता है, सुन रहा, जो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, वक्ता, मतलब वक्ता जिसके बारे में जो बात करे, श्रोता मध्यम पुरुष होता है। और वक्ता उसकी बात करे जो वहां पर विद्यमान नहीं है, मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है, तो वह आता है अन्य पुरुष। ट्रिक में भी हमने देखा। और दूसरी चीजें, एक मनुष्य की कहे तो एक आदत होती है कि स्वयं को हमेशा वह श्रेष्ठ समझता है, स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, उत्तम समझता है। तो स्वयं को उत्तम समझता है, स्वयं से संबंधित बातें होगी वह उत्तम होगी, और सामने वाला होगा उसको हमेशा अच्छा समझेगा, लेकिन अपने से नीचे समझेगा, अपने से नीचे या कम आंकता है, तो वह मध्यम मानता है उसको, कि ना तो वह खराब है ना ही अच्छा है, तो उससे हम मध्यम मान सकते हैं सामने वाले को। और जब तीसरे की बात होती है वो तो थर्ड पर्सन होता है, वो अन्य पुरुष होता है, चाहे उसकी अच्छाई करे या फिर बुराई करें, अच्छी बातें करें या फिर बुराई करें। तो ये बातें थी पुरुष से संबंधित। अब अगला हम लेते हैं, और जब हम निश्चयवाचक में देखेंगे वहां पर भी ये यह और वह आएगा, तो उसको मैं कंपेरिजन से पढ़ा दूंगा। तो उसमें एक बातें यहाँ नोट कर ले, आप विशेष ध्यान रखें कि जब यह और वह शब्द आए, जैसे इसकी जगह वह की जगह मैं ये लिख लेता हूं, ये यह खेल रहा है, खेल रहा है, यह। जब हम निश्चयवाचक में देखेंगे वहां पे भी यह और वह आएगा, और यहां पर भी यह और वह आ रहा है, तो उसकी पहचान कैसे होती है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम का यह और वह है या फिर यह निश्चयवाचक का यह और वह है। तो उसमें एक सीधी सी बात होती है कि जब यदि सर्वनाम के बाद कोई क्रिया आए, कोई क्या आए? क्रिया आए, तो वह क्या हो जाएगा? इस अन्य पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि यह और वह के बाद संज्ञा आए, यह और वह के बाद संज्ञा आए, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। या फिर कह सकते हैं, ये अंग्रेजी का आप जो ही देख रहे हो, ही और सी, ठीक है ना, यह और वह के लिए, ही और सी के लिए प्रयुक्त कर सकता है। वह खेल रहा है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ही। तो ये ही और सी के लिए प्रयुक्त, सी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हो रहा है और ही हो रहा है पुल्लिंग के लिए। तो ही और सी का प्रयोग हो रहा है, और उसके लिए होगा दिस और दैट का प्रयोग, दिस और दैट का प्रयोग होगा, वह निश्चयवाचक के लिए होता है। जिसमें ही और सी के बाद, यहाँ ही और सी के बाद क्या आ रही है? एक क्रिया आ रही है, वर्ब आ रही है, और वहां पर नाउन आएगी, संज्ञा आएगी, ठीक है ना। तो इसको क्लियर कर लेता हूं। अगला देखते हैं, दूसरा।
पुरुषवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में होता है, मूल सर्वनाम था वो आप था। कौन सा था? आप मूल 11 पढ़े थे, उसमें आप देखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप, हम यहाँ पर तो देख रहे हैं मध्यम पुरुष में, लेकिन मध्यम पुरुष एक तू का विकार है, और यहाँ आपका भाव है स्वयं के बारे में बात करना। यहाँ स्वयं के बारे में बात करना का मतलब यहाँ पर जो बात हम करेंगे वो खुद के लिए ही होगी, निजता से संबंधित, निजता का भाव होगा उसमें। क्या बात होगी? निजता के भाव। यहाँ खुद के किसी वस्तु की बात करेगा तो वो, यहाँ तो जैसे बात, यहाँ निजता की बात नहीं हो रही है, यहाँ मैं कह रहा हूँ सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें मेरी यहाँ निजी बात कुछ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब आप पढ़ भी रहे हैं, सामने हैं, सुन रहे हैं। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं मेरे स्वयं के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे स्वयं के लिए, वापस मैं खुद के बारे में ही, यहाँ पे सर्वनाम के बाद वापस सर्वनाम रिपीट होता है, तो वही एक निजता की बात होती है, वो निजवाचक में आती है। इसमें आप कह सकते हैं विकारी रूप में स्वयं का, अपना, या कह सकते हैं निजी या निजी से संबंधित कुछ बात होती है। जैसे ये पेन मेरा स्वयं का है, ये पेन मेरा स्वयं का है, मेरा खुद का है। उदाहरण भी यहां लिख लेता हूं, ये पुस्तक मेरी स्वयं की है, स्वयं की। आपने देखा स्वयं की बात आया, ये इसी सर्वनाम मेरी, जो उत्तम पुरुष वाले आप सर्वनाम देख रहे थे, इसके बाद मतलब सर्वनाम के बाद सर्वनाम वापस रिपीट हो रहा है, दोबारा आ रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये मेरी अपनी गाड़ी है। यहां पर अपना की जगह अपनी भी लिख सकते हैं, मेरी अपनी गाड़ी, मेरी स्वयं की है, ये मेरा निजी मामला है, यहां कह सकता हूं, लिख सकता हूं ये मेरा निजी मामला है। तो ये निजी बात आ रही है, ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। अपनी बात आ रही है, स्वयं की बात आ रही है, ये कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। इसमें आप देख रहे हैं ये साथ साथ में और सर्वनाम भी आ रहे हैं, यह, मेरी, मेरी और मेरा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये स्वयं की, अपनी और निजी जो बातें आ रही है वो निजवाचक सर्वनाम की आ रही हैं। बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब इसके बाद अगला ले लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में हम देखते हैं मूलतः जो सर्वनामों में थे वो थे यह और वह। यहां पर यह और वह दिस और दैट के लिए प्रयुक्त होता है, अंग्रेजी के दिस और दैट। मतलब इसमें इस सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है। जब हम इसमें देख रहे थे पुरुषवाचक वाले में, तो इसमें क्रिया ही आती है सामान्यतः, और इसमें क्या आती है? संज्ञा आती है। इसमें यह और वह के अलावा हम ये और वे भी हो जाती है बातें। तो मैं उदाहरण के द्वारा लिख लेता हूं कुछ उदाहरण, जैसे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, वह खाट है, यह पुस्तक है, वह खाट है, वे पेड़ हैं, वो कुर्सियां हैं। तो ये एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं। यह पुस्तक है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, या दिस इज ए बुक। तो दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। तो यह इस दिस के लिए आया है, दिस के लिए आया है,
तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक। ये किसी वस्तु की निश्चितता बताता है, ये कहां पर है, ये निश्चित है। जैसे मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक है, ये पेन है, वो घड़ी है, वो टेबल है, वो कुर्सी है। ये बातें जो निश्चितता दर्शाती है, निश्चित कुछ बात हो रही है इस सर्वनाम से, इसीलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके विकारी रूप में। आपने देखा ये और वे भी हो सकता है, दीज और दोज। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, यहां पर तो कोई बात निश्चित हो रही थी, लेकिन यहां पर निश्चित नहीं हो रही है, अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब जब आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है। जब आपसे किसी के बारे में, किसी बात के बारे में पूछा जाए तो आपको जो बात पता नहीं होती है वो अनिश्चय होती है, अनिश्चय होती है। जैसे मैं कहूं कि बाहर कौन आया है, तो आपको पता नहीं है कि वो कौन है, पहचानते नहीं हो आप उसको, तो आप क्या कहोगे? कोई व्यक्ति आया है या कोई आया है। क्या कहेंगे? कोई आया है। या फिर आप अचानक कोई एक गिलास पीने के लिए जैसे ही पानी उठाते हैं, देखते देखते कुछ आप पहचान नहीं पाते अंदर क्या गिरा हुआ, तो आप कहते हैं इसके अंदर तो कुछ है, इसके अंदर तो कुछ है। तो ये बातें जो आपको उसके बारे में कुछ निश्चित पता नहीं होता है, कुछ ध्यान नहीं होता है, तो आप जिन बातों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो उसमें दो शब्द मूल थे, कोई, कुछ, कोई और कुछ। जैसे इसमें कोई और कुछ कैसे, मैंने अभी आपको बात बताई, यदि कोई सजीव है तो उसके लिए तो हम प्रयोग करते हैं कोई, और कुछ बातें निर्जीव होती है, उस निर्जीव के लिए हम करते हैं कुछ का प्रयोग करते हैं। सजीव के लिए कोई का प्रयोग करते हैं और निर्जीव के लिए कुछ का प्रयोग करते हैं। बाहर व्यक्ति आया है तो आप कहेंगे कोई आया है, ऐसे नहीं आएंगे कुछ आया है। कुछ आया कभी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई आया है। तो हम कोई का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं, और यदि किसी चीज मतलब गिलास के अंदर या फिर कहीं पर भी आप देखते हैं और आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होता है, तो आप कहते हैं अंदर कुछ पड़ा है। आप ऐसे कभी नहीं कहते हैं अंदर कोई पड़ा है। कोई पड़ा है का मतलब कोई सजीव है, मतलब कोई इंसान है या कोई भी जानवर है, आप वो कह सकते हैं। और निर्जीव चीजें आती है उसके लिए कुछ प्रयोग में लिया जाता है। जैसे बाहर कोई व्यक्ति आया है, मतलब उस व्यक्ति के बारे में आप नहीं जानते हैं तो लिखते हैं कोई, और कोई लिखते हैं इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। या मैदान में कोई दौड़ रहा है। अब कौन दौड़ रहा है आपको नहीं पता है, तो आप कहेंगे मैदान में कोई दौड़ रहा है। तो यही बातें यदि कुएं में कुछ गिर गया है, कुएं में कुछ गिर गया है, आपको पता नहीं है कौन सी चीज गिरी हुई है, कोई कौन सी वस्तु गिरी हुई है, तो उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? कुछ का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आई आपको? आगे तो एक बार इसको लिख लें थोड़ा सा उदाहरणों को, ताकि वापस आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कोई बातें यदि आप भूल जाते हैं तो, लेकिन बहुत ही सरल बातें हैं, वो आसानी से समझ में आ जाती है एक बार देखने पर ही। अब इसके बाद हम अगला लेते हैं, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मूल सर्वनाम में जब हम देख रहे थे तो वो आ रहा था जो और सो, जो और सो, ये मूल सर्वनाम है। इसके बाद इसके विकार रूप में भी आप बहुत सारे देखते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम में जो और सो होते हैं। जो और सो मतलब ये किसी दो वाक्यों को आपस में
संबंधवाचक का मतलब ही है ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, संबंध दर्शाते हैं। दो वाक्यों में एक दूसरे के या दो उपवाक्यों में, एक वाक्य के साथ कोई आश्रित उपवाक्य है तो उसके साथ संबंध दर्शाने का अब ये आश्रित वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, इसके बारे में हम जब वाक्य टॉपिक आगे देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे। ये हम शब्द पढ़ रहे हैं, शब्द में हम विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाक्य के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे, जहां पर आप आश्रित वाक्य भी पढ़ेंगे, मिश्र वाक्य भी पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य भी पढ़ेंगे। तो ये या तो एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ मतलब संबंध दर्शाते हैं या फिर किसी आश्रित वाक्य का मूल वाक्य के साथ में संबंध दर्शाते हैं, वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा उस बात के लिए उसका रिजल्ट क्या होगा, उस बात को साथ में जोड़ना है, वो भरेगा, सो भरेगा, तो वो उसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा वो भरेगा या सो भरेगा, ये भी लिख सकते हैं। या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये जैसा और वैसा ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। दो संबंध की तुलना हो रही है, जैसा और वैसा। मतलब जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़ने का जो शब्दांश काम कर रहे हैं और वह शब्दांश या शब्द क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बातें समझ में आ गई होगी आपकी। मतलब जो बातें या वाक्य के साथ दूसरा उपवाक्य आश्रित हो या आश्रित वाक्य संबंधित हो उससे, उसमें संबंध हो कुछ, और जो संबंध जिस शब्दों से हो वह क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम अगला लास्ट ले लेते हैं। जो मैं उदाहरण लिख रहा हूं और साफ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है, तो आप जब उदाहरण लिखता हूं आपको जरूरत होती है तो वीडियो को स्टॉप करके बीच में पॉज करके आप उसको उदाहरण को उतार लीजिएगा, अन्यथा आप इसको वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बैक करके भी। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब हम मूल सर्वनामों में देखा तो वो था कौन और क्या। कौन और क्या, यहाँ पर जो WH वर्ड होते हैं सारे, जो WH वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनामों में आते हैं। मूल उसमें कौन और क्या, उसके बाद कहाँ, कैसे, क्यों, ये भी इसी में आते हैं। तो एक बार थोड़ा इनको दोनों को समझ लेते हैं। मतलब कोई बात पूछी जाए, प्रश्न पूछा जाए कौन है, जैसे बाहर कोई आता है पूछते हैं कौन है, या फिर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो ये प्रयुक्त हो रहे हैं शब्दांश आप देख रहे हैं कौन और क्या। कौन और क्या तो प्रश्नवाचक शब्द जितने भी होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, वो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनामों में आते हैं। हाँ, तो ये टॉपिक था अपना सर्वनाम, जिसमें आपने देखा सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्व मतलब नाम से पता चल रहा है, सर्व धन नाम, सभी नामों के लिए। मूलतः कितने सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, यह, वह, आप, सो, जो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं हिंदी में मूलतः। और सर्वनाम के भेद जब बात करें तो वह 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सभी का एक एक हमने विस्तार से देखा। हाँ, उसके बाद अगली कक्षा में हम देखेंगे क्रिया के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।